बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का खंड क। इसके अंतर्गत बच्चों हम आज पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में, यानी कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो बच्चों, भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। बच्चों, जब कोई जन्म लेता है तो उसे बोलना नहीं आता है। वह अपने परिवार और आसपास के लोगों के मुंह से निकली ध्वनियों को सुनता है और उन्हें बोलने का प्रयास करता है। इसमें उसकी मदद उसके परिवार वाले भी करते हैं। वे उसे प्रत्येक वस्तु का नाम बताते हैं जिसे वह अपने मस्तिष्क में संजो कर रखता है। सबसे पहले बालक अपनी बात शब्दों में, फिर धीरे धीरे वाक्यों में व्यक्त करने लगता है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचार जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग होता है उसे भाषा कहते हैं। तो बच्चों, कभी कभी संकेतों के द्वारा भी विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। अभिव्यक्त करना यानी कि उसको जताना, उसको बताना। जैसे बच्चों, आपको यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला क्या है, एक बाजा है जिसमें क्या किया हुआ है, क्रॉस का निशान लगा है। फिर एक दूसरा चित्र दिया गया है जिसमें एक आदमी क्या कर रहा है, चल रहा है। फिर एक तीसरा निशान है और फिर एक चौथा निशान है। तो बच्चों, ये सभी वाहन चालकों के लिए दिशा निर्देश हैं, यानी कि ये बता रहे हैं कि एक वाहन चालक को कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए और उसे अपनी सड़क पर कैसे चलना चाहिए। स्पष्ट है कि संकेत भी संप्रेषण का साधन है। तो बच्चों, संप्रेषण यानी कि बातचीत, यानी कि कम्युनिकेशन। तो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, संकेत भी हमें बता देते हैं कि क्या बात हमें कही जा रही है, लेकिन सभी विचार संकेतों के द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते। बच्चों, आप अपनी हर बात को संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को नहीं बता सकते हैं, इसीलिए संकेतों को भाषा नहीं कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं भाषा किसे कहा जाता है। फिर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। तो बच्चों, ये भाषा की परिभाषा भी है और आपको ये अच्छे से कंठस्थ यानी कि याद भी कर लेनी है। तो बच्चों, आइए अब जानते हैं भाषा के रूप के बारे में, यानी कि काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो बच्चों, भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। आपको चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है कि भाषा के 2 रूप हैं, कौन सा, मौखिक और लिखित। तो बच्चों, अब हम जानते हैं कि मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज क्या होती है। बच्चों, भाषा का वह रूप जिसमें अपने विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे बातचीत करना, वाद विवाद करना, रेडियो सुनना आदि। अब बच्चों, हम जानते हैं लिखित भाषा के बारे में, यानी कि रिटन लैंग्वेज। तो बच्चों, लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसमें अपने विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है लिखित भाषा कहलाती है। जैसे निबंध लिखना, पत्र पढ़ना, कहानी लिखना, ईमेल भेजना आदि। तो बच्चों, इसमें आप क्या करते हैं, भाषा को लिख करके दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं। तो बच्चों, आपको 2 चित्र भी दिए गए हैं जिसमें पहले चित्र में मौखिक भाषा आपको दिखाई गई है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, और दूसरे में लिखित भाषा यानी कि एक बच्चा कंप्यूटर में कुछ टाइप करके लिख रहा है। तो बच्चों, आइए अब जानते हैं इस पाठ के विशेष के बारे में। तो आपने क्या विशेष जाना। तो बच्चों, कभी कभी कक्षा में आपने देखा होगा कि अध्यापक मुंह पर उंगली लगकर बच्चों को चुप रहने का संकेत करते हैं, या फिर चौराहे पर खड़ा सिपाही यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए हाथ व सीटी के संकेतों द्वारा अपनी बात कहता है। इसी प्रकार रेलवे गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को चलने का संकेत देता है। इन सब संकेतों को हम भली भांति समझते हैं और उनके माध्यम से कही गई बातों का पालन करते हैं। इस प्रकार की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं, लेकिन इस भाषा का व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। तो बच्चों, आपको ये याद रखना है कि जो सांकेतिक भाषा होती है उसको हम व्याकरण के अंतर्गत
नहीं रखते हैं। तो बच्चों अब हम जानते हैं लिखित भाषा की आवश्यकता यानी कि नीड ऑफ रिटन लैंग्वेज के बारे में, कि हमें लिखित भाषा की आवश्यकता भला क्यों पड़ती है। तो बच्चों आज के इस युग में भाषा के लिखित रूप की अत्यंत महत्ता है। यह दिन प्रतिदिन होने वाली नई नई खोजों को स्थिरता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हमारा प्राचीन साहित्य और इतिहास भी भाषा के लिखित स्वरूप के कारण ही सुरक्षित रह सका है। अतः विचारों को स्थिरता प्रदान करने के लिए लिखित भाषा का होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आपने जाना ना कि लिखित भाषा क्यों आवश्यक है। अब हम जानते हैं राष्ट्रभाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज के बारे में। तो बच्चों हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, तेलुगु, बंगला, तमिल, मराठी, संस्कृत आदि। लेकिन हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है तथा अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो बच्चों आपने जाना कि हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रीय भाषा, और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। यानी कि जब हमें क्या करना होता है, दुनिया में किसी से भी बातचीत करनी होती है किसी भी कोने में, तो हम क्या करते हैं, अंग्रेजी के माध्यम से बातचीत करते हैं। और अपने देश में हमें करना होता है संप्रेषण या संवाद, तो हम किस भाषा में करते हैं, हिंदी भाषा में। तो बच्चों अब जानते हैं लिपि यानी कि स्क्रिप्ट के बारे में। तो बच्चों लिपि क्या होती है? कोई भी भाषा वाक्यों को मिलाकर बनती है। वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं और शब्दों का निर्माण वर्णों को मिलाकर होता है। इन वर्णों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं जिन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषा अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आपको ये याद भी करना है कि हिंदी की लिपि कौन सी है बच्चों, देवनागरी लिपि। बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। आपको ये परिभाषा याद भी करनी है और साथ ही बच्चों ये भी याद रखना है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों हर वर्ष जो 14 सितंबर होता है उस दिन हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। तो बच्चों अब जानते हैं कुछ मुख्य भाषाएं और उनकी लिपियों के बारे में। तो बच्चों देखिए आपको दो चार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहले चार्ट को देख लेते हैं। इसमें एक और भाषाएं दी गई है और एक और लिपि दी गई है। तो हम जानते हैं सबसे पहले हिंदी के बारे में। तो बच्चों हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। ऐसे ही बच्चों संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, वो भी देवनागरी। और बच्चों गुजराती भाषा की लिपि आपको पता है, वो भी देवनागरी है। और बच्चों अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है। और बच्चों मराठी भाषा की लिपि वो है देवनागरी। और बच्चों अब दूसरे चार्ट को देख लेते हैं। इसमें पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। बंगला भाषा की लिपि है बंगाली। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। तमिल भाषा की लिपि कौन सी है, तमिल ही है। और असमिया भाषा की लिपि है देवनागरी। तो बच्चों आपने कुछ मुख्य भाषाएं और उनकी लिपियों को जाना। अब हम जानते हैं व्याकरण यानी कि ग्रामर के बारे में। तो बच्चों किसी भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से हम शुद्ध भाषा लिखना और बोलना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा के व्याकरण का उचित ज्ञान होने पर ही व्यक्ति उस भाषा के प्रयोग में कुशल हो सकता है। तो बच्चों जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों ये व्याकरण की परिभाषा है और आपको इसको अच्छे से याद भी कर लेना है। तो बच्चों आइए अब एक बार पाठ को दोहरा लेते हैं। आइए दोहराएं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। दूसरा बिंदु है भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। और बच्चों तीसरा बिंदु है सांकेतिक भाषा भी भाषा का ही एक रूप है,
परंतु इसका व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। और बच्चों चौथा बिंदु है, कोई भाषा जिन वर्णों में लिखी जाती है उसे भाषा की लिपि कहते हैं। और बच्चों पांचवा बिंदु है कि व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम शुद्ध भाषा लिखना व बोलना सीखते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने भाषा, लिपि और व्याकरण को अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए।